नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई शानदार कक्षा में। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये हमारी कक्षा रहेगी 17वीं। और पिछली कक्षा में यानी कि कक्षा नंबर 16 में हम नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। और आज की इस कक्षा में हम नीति निर्देशक तत्व को पूरा पढ़ लेंगे। और काफ़ी हद तक हमने लगभग 2/3 भाग हमने नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। चलिए, आज हम प्रमुख रूप से मूल अधिकारों और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके मध्य को अंतर को समझेंगे। इनके मध्य जो वर्तमान संबंध हैं इन संबंध को समझेंगे और प्रमुख रूप से कुछ कथन हैं जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में, उन कथनों को देखेंगे। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए हमारी जो राजनीतिक विज्ञान की कक्षा नंबर 17 प्रारंभ करते हैं। राजनीतिक जो अपने ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको पढ़ना। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व। ये नीति है शब्द गलत, ये अपना नीति लिखा हुआ है, ये सही रहेगा। नीति निर्देशक तत्व और आपके मूल अधिकारों में अंतर। तो सबसे पहला अंतर देखने को मिलता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं। तो देखिएगा, जो अपने मूल अधिकार होते हैं उनकी हनन की स्थिति में हम क्या करते हैं, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त करते हैं और न्यायालय के माध्यम से हम मूल अधिकारों को प्राप्ति करते हैं, उनके संरक्षण करते हैं। न्यायालय हमारा संरक्षण करता है और क्या है, जो मूल अधिकार हैं जो न्यायालय में क्या है, वाद योग्य है। परंतु जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इस प्रकार का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप अनुच्छेद 37 पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि न्यायालय के माध्यम से इसे लागू नहीं कराया जा सकता। यह सिर्फ एक राज्य के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। वहीं न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है। समझ भाई बात। तो पहला आपका हो गया, मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। चलिए, दूसरे तरफ बढ़ते हैं। अपना दूसरा जो रहेगा अंतर वो रहेगा, ये व्यक्ति के लिए है कौन, मूल अधिकार, और जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य के लिए। आपको पता है कि एक विकासशील एक अपने जीवन के विकास के लिए प्रमुख रूप से स्वतंत्रताएं चाहिए होती हैं। कुछ अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को हमें मूल अधिकार कहा गया है क्योंकि उसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है और वह संविधान में भाग 3 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। वो किसके लिए है, व्यक्ति के लिए है। परंतु जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य के लिए है। ये राज्य के पथ प्रदर्शन का कार्य करती है कि किस प्रकार से दिशा निर्देश देते हैं कि इस प्रकार से आपको एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी चाहिए। मार्ग प्रदर्शन करने का कार्य कौन करता है, नीति निर्देशक तत्व करता है। किसके लिए, राज्य के लिए। मूल अधिकार राज्य के विरोधी है और नीति निर्देशक तत्व है आपके राज्य को पथ प्रदर्शन करने का कार्य करता है। दूसरा आपको समझ में आ गया ना कि मूल अधिकार है वो व्यक्ति के लिए है और जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, राज्य के लिए है। वहीं बात करें अंतर नंबर 3 की, तो तीसरा अंतर क्या रहेगा, मूल अधिकारों के पास क्या है, वैधानिक शक्ति है। क्या है, वैधानिक शक्ति है, यानी कि न्यायालय के द्वारा इसे न्यायालय के द्वारा इसे लागू किया जा सकता है। एक न्यायिक शक्ति रखता है कौन, मूल अधिकार। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो नैतिक और राजनीतिक शक्ति रखता है। अगर कोई नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सरकार कार्य करती है तो उसके चांस बढ़ता है कि वो रिपीट हो। मतलब एक नैतिकता के आधार पर या राजनीतिक शक्ति मान सकते हैं कि जो अपने नीति निर्देशक तत्व हैं इसे। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख कारण आपको समझ में आए, अंतर समझ में आए। अब चौथे अंतर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, चौथा अंतर रहेगा आपके, इसका मुख्य उद्देश्य किसका, जो मूल अधिकार है उनका, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना है। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसका निर्माण कौन करता है, मूल अधिकार करता है। सबको समानता स्वतंत्रता का दृष्टिकोण मिल सके, सबका विकास हो सके, उसके लिए कार्य करता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये इनके उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। मैंने ये 2 वर्ड्स स्पेशली गोला लगा के पिछली कक्षा में कहा था कि एक सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को लागू क्या करने की, लागू कराना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। चलिए, समझ में आए ना। चौथा कारण क्या रहा अंतर आपका, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना किसका, मूल अधिकार का होगा का उद्देश्य, और नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य रहेगा कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को लागू कराना। ठीक है, 4 अंतर आपको समझ में आए। 5वां अंतर देखिएगा,
पांचवा अंतर है ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। ठीक है ना, सभी मूल अधिकार व्यक्तिगत रूप से दिए जाते हैं और व्यक्तिगत कल्याण के लिए प्रमुख इनका क्या रहता है, प्रोत्साहन देना उद्देश्य रहता है। वहीं लोक कल्याण की बात करता है, जब अनुच्छेद 38 पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलता है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि समूह के कल्याण की बात करता है प्रोत्साहन की, कि सार्वजनिक हित की सिद्धि किस प्रकार से प्राप्ति हो सके, इस प्रकार की बात करता है। नीति निर्देशक तत्व है, आपको इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए जिससे लोक कल्याण हो सके। इस प्रकार के मार्ग प्रदर्शन कौन करता है, नीति निर्देशक तत्व करते हैं राज्य के लिए। तो समूह के कल्याण के लिए प्रोत्साहन की बात कौन करता है, नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, और मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण की प्रोत्साहन की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज छठी बात है कि इनके प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। किसके, ये हमारे जो प्रमुख रूप से मूल अधिकारों की बात कर चल रही है और ये नीति निर्देशक तत्व की। ठीक है, छठवीं बात क्या है कि इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है, क्योंकि ये राज्य के क्या होते हैं, विरुद्ध प्राप्त होते हैं। एक नागरिक को, राज्य को कुछ कार्य के लिए बाध्य करता है कि ये आप कार्य नहीं कर सकते। ठीक है ना, अर्थात ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं या राज्य के विरुद्ध होते हैं। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, किनकी मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, एक नकारात्मक प्रकृति होती है, क्योंकि यह कार्य करने से रोक रहा है। भले वो अच्छे के लिए रोक रहा है, लेकिन रोक रहा है, यह नकारात्मक प्रकृति है। वही बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, सकारात्मक होती है, तथा ये राज्य को कुछ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। तो ये क्या हुई, एक सकारात्मक प्रकृति हुई। अंतर हमने समझा, पहला अंतर क्या था, मूल अधिकार न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय है, परंतु नीति निर्देशक तत्व है वो परिवर्तनीय नहीं है। और दूसरी चीज हमने क्या समझा, दूसरी चीज थी कि मूल अधिकार व्यक्ति के लिए प्राप्त होता है, वही नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए होते हैं। तीसरी चीज हमने समझा कि मूल अधिकारों के पास क्या है, वैधानिक शक्ति है, परंतु और इनके पास नीति निर्देशक तत्व के पास मूल नैतिक और राजनीतिक क्या है, शक्ति विद्यमान है। वहीं चौथी हमने डिफरेंस देखा, प्रमुख रूप से चौथा डिफरेंस कि जो मौलिक अधिकार है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनाना। नीति निर्देशक तत्व के किस प्रकार के दिशा निर्देश देता है कि सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को लागू किया जाना चाहिए। वहीं पांचवा डिफरेंस हमने देखा कि जो ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, कौन, मूल अधिकार, और सार्वजनिक कल्याण की बात कौन करता है, नीति निर्देशक तत्व। छठवीं बात हमने देखा डिफरेंस कि ये नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, कौन, आपके मूल अधिकार, क्योंकि वो राज्य के कुछ कार्य करने से रोकते हैं, उनके विरुद्ध होते हैं। वहीं राज्य को दिशा निर्देशित करते हुए ये एक सकारात्मक प्रवृत्ति है, प्रकृति होगी, नीति निर्देशक तत्व। सातवां और अंतिम डिफरेंस हम देखें तो आपके अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है जब आपातकालीन जैसी स्थिति होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, सारे मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, केवल 20 और 21 दो अनुच्छेदों को छोड़कर। ठीक है, बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो निलंबित अवस्था में ही बने रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा निलंबित अवस्था में रहते हैं, एक पथ प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं, आपको पता है। ये बस एक दिशा निर्देश जारी करते हैं, विधि जब निर्माण करेगी तब नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के प्रयास करेगी। ठीक है ना, तो देखिएगा ये निलंबित अवस्था में बने रहते हैं जब तक कि राज्य के द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जाता, किन्हें, नीति निर्देशक तत्वों को। अच्छे से आपको 7 डिफरेंस मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में वर्तमान संबंध। अभी हमने क्या देखा, अंतर समझा। अब देखेंगे वर्तमान संबंध को, समझेंगे कि कौन किस पे ज्यादा अपनी क्या रखता है, वरीयता रखता है, कौन शक्तिशाली है या फिर कौन अग्रणी है, कौन किस पे भारी है, ये चीज समझेंगे। पहले से स्टार्ट करेंगे, 1951 से पृष्ठभूमि से समझते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में समय तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। नीति निर्देशक तत्व है और मूल अधिकार है, इनके जो संबंधों में क्या है, समय के साथ
और परिस्थितियों के साथ परिवर्तन होता रहा है। बात करें सर्वप्रथम 1951 की, तो एक वाद आता है। कौन सा वाद है? चंपाकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्यवाद। ठीक है, तो उसमें यह विवाद उठा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं, इन तत्वों में संघर्ष की स्थिति जब भी उत्पन्न होगी तब वरीयता किसे प्रदान की जाएगी। तब न्यायालय का आदेश आया या निर्णय आया। न्यायालय के अनुसार दोनों की संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले जब वाद उत्पन्न होता है 1951 में, चंपाकम दोराई राजन वाद वर्सेस मद्रास, राजन वर्सेस मद्रास राज्यवाद, तो उसमें क्या आप निश्चित हुआ कि जब भी इनके मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, जब फंडामेंटल राइट्स और जो आपके डीपीएस भी हैं उनके मध्य, तब किसे वरीयता प्रदान की जाएगी? मूल अधिकारों को। ठीक है, फिर आगे बढ़ के एक 1967 में एक वाद आता है जिसे गोलकनाथ वाद के नाम से जाना जाता है। मूल अधिकारों के संदर्भ में देखें तो ये बहुत ही निर्णायक बोर्ड पे ले जाने वाली बात पे है। इसके बाद में बड़े बड़े फिर संशोधन हुए। आप मूल अधिकारों की कक्षा पढ़ेंगे, 7 से 8 कक्षाएं मैंने ली, उसे अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है ना। तो 1967 या 1967 के गोलकनाथ राज्यवाद की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई। किसे? मूल अधिकारों को। मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की जा रही है। दो वाद हमने पढ़ चुके हैं। 1951 का चंपाकम दोराई राजन वाद होगा, और दूसरा कौन सा अपना 1967 का गोलकनाथ वाद। ये दोनों क्या कह रहे हैं कि आपके जो इन दोनों की जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी तो मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। और इस देखे वाद में यह निर्धारित किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को अगर आपको लागू कराना है तो अच्छी बात है, कराओ, लेकिन मूल अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इसे बात से संतुष्ट नहीं होगी संसद, और संसद लेके आएगी संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन लेके आती है? 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके माध्यम से अनुच्छेद 31 में सी जोड़ा गया, और अनुच्छेद आपका जो 39 बी और सी है, पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा 39 बी और सी क्या था। ठीक है ना। और को मूल अधिकारों पर अभिभावित कर दिया गया। क्या किया गया? जो 39 बी और सी है ये मूल अधिकारों पर क्या होंगे? अभिभावी होंगे। इसके माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि इन्हें लागू कराने के लिए राज्य के द्वारा किसी भी विधि का निर्माण किया जा सकेगा। किसी भी विधि का निर्माण कर सकता है अगर 39 बी और सी को लागू कराना हो, जिससे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद जो 19 है आपका उल्लंघन हो रहा हो, तो मूल अधिकारों के अतिक्रमण के आधार पर उस विधि को क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो इससे बात गड़बड़ा रही है ना। तो आगे चलते हुए क्या होता है देखिए। फिर 42वां संविधान संशोधन और ले आते हैं, और इसमें जो 1976 वाला उसमें और बड़ी बात कर देते हैं, और जिससे और उलटफेर होता है। इसके माध्यम से क्या किया? अनुच्छेद 31 सी को विस्तारित कर दिया गया, और जो 39 बी और सी था वो अभिभावित था अब तक तो। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? समस्त नीति निर्देशक तत्वों को क्या कर रहे हैं? मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई कि मूल अधिकारों, और जब नीति निर्देशक तत्व का संघर्ष होगा तब अब वरीयता किसकी होगी? नीति निर्देशक तत्वों की होगी। बात गड़बड़ा रही है ना। मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं और बहुत आवश्यक है। तब अब क्या न्यायालय चुप बैठेगा? तो चलिए, 1980 का मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद, चाहे मूल अधिकारों को ले लो चाहे किसी भी इंपॉर्टेंट अपना ये बनता है, इसको अच्छे से याद रखना आप। ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो 1976 में हुआ था, उसमें किए गए अनुच्छेद 31 सी के विस्तार को उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के मूल ढांचा में के दो सिद्धांतों के आधार पर क्या किया? अवैध घोषित कर दिया गया। मूल ढांचे को मैंने अच्छे से समझा दिया है, मूल ढांचे को फिर से थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। मूल अधिकार ऐसे मूल ढांचा ऐसा ढांचा जिसमें देखो आधार स्तंभ मानो, जिसपे संविधान टिका हुआ है,
ठीक है ना। जैसे कि न्यायालय की जो पुनरावलोकन की शक्ति हो गई, ठीक है ना। और इसी प्रकार से बहुत से जो प्रावधान है बहुत सारे केसों के माध्यम से, वादों के माध्यम से इसमें जोड़ा गया, चाहे वोटिंग का अधिकार हो, ठीक है ना, न्यायालय की स्वतंत्रता हो, इन सारी कई चीजों को मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। तो जब भी मूल ढांचा को प्रभावित होता है तब उसे अवैध घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, न्यायालय के अनुसार नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य हैं। 1980 मिनर्वा मिल्स में कहा जा रहा है, देखिएगा, हाँ, नीति निर्देशक तत्व हमारे लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्ति करना, जिन्हें हम प्राप्त करना है, तथा मूल अधिकारों वे साधन हैं। मूल अधिकार क्या होंगे? साधन होंगे, जिनके माध्यम से इन लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है, ठीक है ना। चलो, उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन और समन्वय को संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत शामिल कर दिया। दोनों की स्थिति समतुल्य कर दी गई, ठीक है, और दोनों के मध्य संतुलन और समन्वय स्थापित कर दिया गया। दोनों को समान रूप से, इक्वल रूप से देखा गया, कोई किसी पे हैवी नहीं है। एक लक्ष्य है तो एक साधन है, साधन के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करना है, किसमें? मिनर्वा मिल्स में कहा जाता है, और इस चीज़ को मूल ढांचा के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। तो बहुत सटीक सा ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं और यूपीएससी लेवल तक में ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रमुख कथनों को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। पिछली कक्षा को आराम से देख लेना एक बार फिर से, या इसको भी जो आप देख रहे हैं इसे देखने के बाद नीति निर्देशक तत्व के आप प्रश्न करने के लायक हो जाएंगे। सही। चलिए, भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताई है। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कि जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ऑस्टिन कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की आत्मा माना। इनके अनुसार नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक क्रांति की प्राप्ति का माध्यम है। कौन कहता है? ऑस्टिन कहता है। जेनिंग्स वही क्या कहता है? जेनिंग्स कहता है नीति निर्देशक तत्व भारत में फेबियन समाज की क्या करेगा? स्थापना करेगा, में सहायता होगा। और ठाकुरदास भार्गव जी क्या कहते हैं? ठाकुरदास भार्गव जी कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है तो भारतीय संविधान का जीवन अथवा प्राण की संज्ञा दी है, ठीक है ना। कथनों से इतना प्रश्न अब नहीं आते, मैंने कम ही देखे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कौन क्या कह रहा है। ऑस्टिन का समझ है, जेनिंग्स, फिर ठाकुरदास भार्गव जी क्या कहते हैं कि ठाकुरदास जी कि जीवन तथा प्राण की संज्ञा देते हैं किसे? भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों। केटी शाह कौन है? केटी शाह कहते हैं, और केटी शाह जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे या मौलिक कर्तव्य, उसके समय ये बड़े अच्छे से इनका भी नाम आएगा, ठीक है ना। एक ऐसा चेक है, कौन? नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, यानी कि राज्य की इच्छा है कि वो माने ना माने, एक ऐसे चेक के भांति मान लिया गया है जिसे बैंक चाहे तो स्वीकार करे चाहे तो नहीं करे। तो इनका कथन एक सार्थक प्रकृति का दिखता है। चलिए, नासिरुद्दीन क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष की क्या है? प्रस्ताव की भांति है, ठीक है ना। हम नए नए साल में नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर ठंडे पड़ जाते हैं 6-7 दिन में, ठीक है ना। उसी प्रकार से हैं कि जनवरी के लगभग ये प्रथम सप्ताह में फिर बिखर जाएंगे, प्रथम सप्ताह से चलेंगे फिर बिखर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर जेनिक्स का एक और कथन आता है, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षाओं की संज्ञा दी है। अभी कह रहे थे फेबियन समाज की स्थापना करेगा, और फिर कहते हैं एक और कथन आता है कि कर्मकांडी आकांक्षाओं की संज्ञा दी है। वहीं टीटी कृष्णामाचारी स्थायी नीति जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा है, ठीक है ना। यहाँ होगा तत्वों, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा गया है, केवल भावना मात्र है, ठीक है। कौन कहता है? टीटी कृष्णामाचारी। फिर किसका कथन आता है? के संधानम का। इनके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के कारण भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है या विद्यमान होती है। इस प्रकार की वो बात करते हैं, कौन? आपके के संधानम। लेकिन इस प्रकार की बातें शायद ही नीति निर्देशक तत्व में इतना देखने को मिलता है। और फिर डी बसु कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व के कारण भारत में संसदीय प्रजातंत्र को गंभीर क्षति पहुंची है। भाई साहब,
कौन कहते हैं? डी बसु कहते हैं कि संसदीय प्रजातंत्र को गंभीर क्षति पहुंची। अब कैसे पहुंची वो जाने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोगों के प्रति उत्तरदायी को कोई भी सरकार, चलिए भीमराव साहब क्या कहते हैं कि लोगों के प्रति अगर कोई उत्तरदायी सरकार है, ठीक है ना, तो नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना कर ही नहीं सकते। सही बात है, क्योंकि एक अच्छे प्रकार से किस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बात करता है नीति निर्देशक तत्व। अगर इनकी अवहेलना करेगा तो फिर जवाब देना पड़ेगा किसे? जनता को। कौन कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर इनकी अवहेलना करेगा कोई भी सरकार करेगी तो क्या करेगा? जवाब देना पड़ेगा जनता को, और उसकी शर्तें भी देखने को भुगतनी पड़ेगी सरकार को, ठीक है ना। तो इनकी बात कथन में दम है। फिर MC छागला कहते हैं कि इनके अनुसार यदि कि नीति निर्देशक तत्वों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए तो भारत धरती पर स्वर्ग की भांति चमकने लगेगा। सही है कि अगर इनके सारे जितने भी हम नीति निर्देशक तत्व हैं इनका अगर पालना ढंग से की जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार से ये थे नीति निर्देशक तत्व। हमने पिछली कक्षा में भी प्रारंभ किया था और इस कक्षा में हमने देखा था नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के मध्य संबंध, अंतर और प्रमुख रूप से कुछ कथन। अगली वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।